नमस्कार। उनकी कलम मेरी आवाज में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं कहानी निम की। एक अशिक्षित मगर समझदार रानी के कथन से मुझे लगा कि जैसे किसी ने मेरे पूरे शरीर को झकझोर कर रख दिया हो। मेरे सिर पर असंख्य हथौड़े बरसने लगे। इस कटु सत्य से मैं निरुत्तर था। मेरी जुबान तालू से चिपक गई। क्या जवाब दूं? यही कि हमारा समस्त ज्ञान महज किताबों तक सीमित है। हमारी आधुनिकता एक स्वांग भर है। असल जिंदगी में हम हर पुरुष जगत हैं और हर स्त्री निम की। कब टूटेगा यह रूढ़िवाद? कब हटेगी यह मिथ्या की चादर जिसे ओढ़कर पुरुष सदियों से स्त्री का शोषण करता रहा है? बरामदे में बैठा मैं अखबार पढ़ रहा था। तभी दुबली पतली भूरी आंखों वाली निमकी अपने दूध पीते बच्चे और छोटी छोटी बच्चियों के साथ कमरे में दाखिल हुई। अपरिचित होने के नाते मैंने उसका परिचय पूछा। उसने खुद को मेहरी बताया। तब मैंने अपनी पत्नी अलका को आवाज दी। वह काम अधूरा छोड़कर तेजी से मेरे पास आई। तुम्हें पड़ोस की सोनिया आंटी ने भेजा है ना? हाँ, वह मुस्कुराते हुए बोली। अलका ने उसे गौर से देखा। उसकी गरीबी चेहरे से स्पष्ट झलक रही थी। कितने घरों के बर्तन मांजती हो? 8। निमकी का बच्चा खांस रहा था। बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है क्या? काम कैसे करोगी? अलका के कथन पर वह तनिक दयनीय मुद्रा में बोली। क्या करें बहन जी, पेट की खातिर करना पड़ता है। वह ये कहकर चली गई। अलका ने ज्यादा पूछना मुनासिब नहीं समझा। अलका को उसका व्यवहार ठीक ठाक लगा। मेहनती तो थी ही, साथ में पगार को लेकर ज्यादा हुज्जत नहीं की। इसलिए अलका ने भी मन बना लिया कि अपनी तरफ से वह कोई कसर नहीं छोड़ेगी। निमकी वक्त की बड़ी पाबंद थी। सुबह ही आ जाती, अपना काम कर चली जाती। कभी कभार मेहमान के आने पर बर्तन बढ़ जाते तो वह कभी नाक भौं नहीं सिकोड़ती। शराफत उसमें कूट कूट कर भरी थी। अजगर की तरह पसरा निमकी का पति जगत आधा दिन होने तक खाट पर करवटें बदलता। निमकी इन सब की अभ्यस्त हो चुकी थी। पति के अलावा परिवार में 6 सदस्य और थे। एक गाय को जोड़ दिया जाए तो पूरे 7। रहने का मकान था पर कच्चा। पति के निठल्लेपन के चलते वह सारा दिन जी तोड़ मेहनत करती। जगत सोकर उठता तो सीधे दारू के अड्डे पर जाता। अड्डा पास में ही था। कितनी बार उसने अड्डे पर जाकर गाली गलौज की है। गरीब का ही मोहल्ला बचा है जो खून चूसने के लिए अड्डा खोल दिया। कौन सुनता है कमजोर की आवाज? ज्यादातर अड्डे ऐसे ही जगह खोले जाते हैं। निमकी के लिए गाय एक समस्या थी। लोक लाज के भय से अपना पेट काट कर उसके लिए खली भूसी की व्यवस्था करती। इधर कुछ दिनों से गाय कमजोर हो जाने की वजह से दूध भी नहीं देती थी। बगैर दूध गाय बोझ से कम नहीं होती। बांझ स्त्री और कमजोर गाय दोनों की स्थिति लगभग एक ही होती है हमारे समाज में। बरसात का मौसम किसे अच्छा नहीं लगता। निमकी का मकान कच्चा होने की वजह से हर साल चूने लगता। इस वर्ष भी पक्की सीमेंट ना लगने के कारण चूने लगा था। एक रात वह अपने बच्चों के साथ मेरे घर आई। हथिया नक्षत्र बरसात के साथ जाड़ा समेटे हुए निमकी नीचे से ऊपर तक भीगी हुई थी। उसके बच्चे भी भीगे कपड़ों में दांत किटकिटा रहे थे। बहन जी, उसकी आवाज पर मैं बरामदे में आया। बल्ब जलाया। देखा निमकी फाटक के बाहर खड़ी थी। मैंने फाटक खोलकर उसे अंदर बिठाया। तब तक अलका भी आ गई। निमकी की हालत उससे देखी न गई। तुरंत तौलिया लाई, पुरानी साड़ियां व कपड़े लाकर उसे बदलने के लिए दिए और चाय बनाकर उसे अपने हाथों से दिया।
अब निमकी कुछ राहत महसूस कर रही थी। बरसात भर यहीं रहा कर, अलका सहानुभूतिवश बोली। इतने बच्चों को लेकर रहूंगी तो आप भी ऊब जाएंगी बहन जी। वह हंस दी। बच्चे बीमार पड़ गए, किसी को कुछ हो गया तो? अलका चिंतित स्वर में बोली। क्या फर्क पड़ता है, अपने मर्द के पास और काम तो है नहीं। एक और सही। उसके चेहरे पर वेदना की लकीरें स्पष्ट थीं। मैंने मौके की नजाकत समझी और अपने कमरे में आ गया। गाय को कहाँ छोड़ा? अलका को जैसे याद आया। कोठरी में। कोठरी में क्यों? वहां तो तुम लोग रहते हो ना? मुरझा टीन के नीचे इतना पानी चुवत है बहन जी कि वह भीग कर बीमार पड़ सकती है। उसके चेहरे पर संतोष के भाव थे। निमकी ने सोने वाले कमरे में गाय बांध रखी थी। थोड़ी सी जगह थी, तभी तो बच्चों समेत यहां चली आई। गाय बेच क्यों नहीं देती? अलका के कथन पर उसने चुप्पी साध ली। शायद वह इस अनापेक्षित प्रश्न के लिए तैयार नहीं थी। रविवार का दिन, आजाद पंक्षी की तरह निरंकुश दिनचर्या। हर काम लेट लतीफ, देर से उठना, देर से नहाना धोना, नाश्ता वगैरह सब। 9 बज रहे थे जब मैं नाश्ता कर रहा था। तभी फाटक पर किसी की आहट हुई। कोई बाहर खड़ा फाटक खटखटा रहा था। मैंने पर्दा हटाकर देखा, एक आदमी खड़ा था। कौन? हम हैं साहब, निमकी का पति। उसकी आवाज अपेक्षाकृत धीमी थी। मैंने उसे अंदर आने के लिए कहा। वह फाटक खोलकर अंदर आया। मैंने आने की वजह पूछी। साहब, एक जरूरी काम है। कहो। बांस की कुर्सी पर बैठते हुए बोला। हमें लोन चाहिए। एक साहब आए थे, कह रहे थे कि तुम्हें धंधा पानी के लिए 10,000 रुपए दिलवा सकते हैं। तो ऐसे नहीं मिलेगा। जमीन निमकी के नाम पर है। आप वकील आदमी ठहरे, किसी सूरत से जमीन हमारे नाम करवा दे। आप तो जानते हैं कि वह कतई रकम के लिए जमीन गिरवी नहीं रख सकती। उन रुपयों से क्या तुम धंधा कर लोगे? बैंक का रुपया भर सकोगे? मेरे माथे पर शिकन आई। क्यों नहीं साहब, एक दो भैंस खरीदेंगे, उसका दूध बेचकर सारा कर्जा पाट देंगे। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। मुझे तो नहीं लगता। तुम तो पहले भी निमकी की भैंस बकरियां बेचकर शराब जुए में हार चुके हो। बस यही खोट है साहब, जिससे कोई हमारी बात पर यकीन नहीं करता। वह झल्ला कर बोला और पैर पटकते हुए चला गया। जगत मुझसे मिला था। निमकी से यह बात छुपी न थी। उसी शाम वह मेरे पास आई। उसका चेहरा सूजा हुआ था। पूछने पर पता चला कि यहां से जाने के बाद उसने निमकी को लात घूंसों से मारा, भद्दी भद्दी गालियां दी। कहने लगा, मेरे ना रहने पर पड़ोस वाले तुझे बेदखल कर देंगे। मर्दों को तू नहीं जानती, अकेली औरत वह भी जवान, तेरा जीना मुश्किल कर देंगे, तेरी बेटियां नोच लेंगे। निमकी अपने आंसू पोंछने के बाद बोली, मालिक, हमारे पास जमा पूंजी में बस एक जमीन व कच्ची कोठरी है, जिसे मेरी मां मरते समय मेरे नाम कर गई थी। उसे बचा लीजिए। वह मेरे पैरों पर गिर गई। मैंने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं होगा। तब वह कहीं शांत हुई। जगत की हारे हुए जुआरी की मनोदशा थी। ठेके पर गया, पौवा चढ़ाया और लगा बकबकाने। कहाँ है साली, मुझे टक्कर लेती है। आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। जगत शराब के नशे में बड़बड़ा रहा था। रात के 12 बज रहे थे। निमकी के आसपास जिन लोगों की बस्ती थी, उनमें सभी अशिक्षित थे। पीकर गाली गलौज करके व मारपीट की हद तक पहुंचने जैसी स्थिति उनके लिए सामान्य बात थी। तभी तो निमकी व जगत की तू तू मैं आम बात थी। कभी कभी तो नशे की धुन में वह निमकी को इतना पीट देता था कि वह कई दिनों तक खाट से उठ नहीं पाती थी। ऐसे में साहब लोगों का आसरा रहता था।
उन्हीं के यहाँ से आए भोजन से बच्चों का पेट भरता। अचानक निमकी की नींद खुली। थोड़ी देर पहले ही तो सोई थी। आंखें मीचते हुए खिड़की के पास आई। लालटेन की बत्ती थोड़ा ऊपर चढ़ाई। हाथ में लालटेन लिए दरवाजे तक आई। सिटकनी खोलकर बाहर झांकी। थोड़ा और आगे बढ़ी। लालटेन हवा में लहराई। तुम? उसकी आंखें फटी रह गईं। सामने जगत गाय के गले में पड़ी रस्सी का दूसरा छोर हाथ में लिए खड़ा था। लाल लाल चढ़ी हुई आंखें, बदहवास चेहरा। हट जा सामने से, वह गुस्से से बोला। नहीं हटूंगी। निमकी निर्भीक होकर खड़ी रही। तू ऐसे नहीं मानेगी। निमकी को एक जोरदार झटका देकर वह आगे बढ़ गया। झटका ना बर्दाश्त करने के कारण निमकी पास के पत्थर के चबूतरे पर सिर के बल गिर गई। उसके सिर से खून बहने लगा, लेकिन उसने हिम्मत ना हारी। बिजली की गति से उठकर पुनः जगत के सामने चट्टान की भांति खड़ी हो गई। मैं तुझे जान से मार डालूंगा, वह चीखा। तू पहले भी मेरी सारी बकरियां बेचकर शराब जुए में बर्बाद कर चुका है। एक इज्जत बची है, उसे भी बेच देना चाहता है। इज्जत? कैसी इज्जत? दोनों का शोर सुनकर पड़ोस के लोग भी जाग गए। वे सभी निमकी के इर्द गिर्द जमा हो गए। हमारे दरवाजे पर कोई गाय भैंस नहीं रहेगी तो क्या मुंह दिखाओगे बिरादरी में? कैसे ब्याह करोगे अपनी बेटी का? का मुंह लेकर लड़की वालों के घर जाओगे? कहेंगे दरिद्र घर की बेटी काहे को ले? तो क्या जवाब दोगे? वह हाँफ रही थी, लेकिन जगत तो जैसे ही पागल हो गया था। वहशी, बिल्कुल वहशी। उसे तो सिर्फ गाय बेचकर पैसा चाहिए था। होगा किसी का कर्ज, जुआ में हारना, उधार में शराब पीना, फिर बीवी से लड़ झगड़ कर उसकी गाढ़ी कमाई से इकट्ठा की हुई तमाम बकरियों को कौड़ी के दाम बेचकर कर्ज चुकाना नई बात थोड़े ही थी उसके लिए। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होगा। मेरे जीते जी गाय नहीं बिकेगी। निमकी तेजी से चलकर आई और जगत के हाथ से गाय के गले की रस्सी छीन ली। निमकी, मर्द जो करता है अच्छा ही करता है, उसके काम में अड़ंगा डालना ठीक नहीं। लोगों ने समझाने का प्रयास किया, पर निमकी पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। वह अपनी जगह अड़ी रही। लोगों के समझाने बुझाने का जब उस पर कोई असर नहीं पड़ा, तो सभी उसी को बुरा भला कहने लगे। मर्द का बच्चा है तो छीन ले रस्सी। गांव के शिवराम ने जोर मारा। जगत को जैसे जोश आ गया। निमकी की कलाई से रस्सी छुड़ाई और आगे बढ़ गया। निस्सहाय स्त्री प्रतिरोध न कर सकी। एक होता तब ना, यहां तो सभी उसके दुश्मन थे। जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी निमकी। लोग छंटने लगे। सभी अपने अपने घरों में जा चुके थे, लेकिन निमकी वैसे ही पूरी रात बैठे गुजार दी। अजान हुई। काम का समय शुरू हो गया। बगैर हाथ मुंह धोए निमकी सीधे मेरे घर आई। बोझिल आंखें, उदास चेहरा। बेमन से बर्तन मांज कर चली गई। उसके बाद बर्तन मांजने नहीं आई। अलका की परेशानी समझकर मैं निमकी के घर गया। निमकी ने खाट पकड़ ली थी। बाबूजी, मैं बर्तन नहीं मांज पाऊंगी, रानी को भेज देती हूँ, कहकर भारी गले से रानी को पुकारा। बड़ी मुश्किल से उसके गले से आवाज निकल रही थी। रानी को भेजने की क्या जरूरत है? बेचारी तो अभी बच्ची है, खेलने दो। अलका खुद तुम्हारे ठीक होने तक बर्तन मांज लिया करेगी। निमकी की घुटी घुटी आवाज, मुरझाया चेहरा, निस्तेज आंखें, टूटी हुई टहनी की तरह शक्तिहीन शरीर। ऐसा लगा जैसे महीनों से बिस्तर पर पड़ी रही हो। टीबी या टाइफाइड वाले रोगियों सी दशा उसकी हो गई थी। मैंने दवा दारू के लिए कुछ रुपए निमकी को दे दिए। वापस आकर अलका से सारी बातें बता दी। अलका ने भी शाम को उसे देखने का फैसला किया।
कैसी तबीयत है? दरवाजे से अंदर घुसते ही अलका ने पूछा। थोड़ा बुखार हो गया था बहन जी। वह उठना चाही पर अलका ने मना कर दिया। यह क्या है? शीशी हाथ में लेते हुए अलका बोली। दवा। किसने लाकर दी? देवव्रती ने। देवव्रती उसकी पड़ोसन थी। डॉक्टर को दिखाया? नहीं। तो क्या ऐसे ही दवा ले रही हो? वह कुछ नहीं बोली। थोड़ी देर चुप रही। फिर अचानक फूट फूट कर रोने लगी। निमकी, निमकी, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? अलका भी क्षण भर के लिए भावुक हो उठी। बहन जी, हमारी गाय। उसके कंठ रुंध गए। क्या हुआ गाय को? अलका सोची गाय मर गई है। चारों तरफ दृष्टिपात की। गाय नजर न आई। रानी के बापू ने गाय बेच दी कहकर रोने लगी। अच्छा हुआ झंझट छूटा। हमारी इज्जत का क्या होगा? बिरादरी क्या कहेगी? लड़की का ब्याह कैसे होगा? लड़के वाले दरवाजे पर खाली खूंटी देखेंगे तो हम पर थूकेंगे। कैसे हम उनका सामना करेंगे? यह सब बकवास है। जाति, बिरादरी, परंपरा, प्रथा क्या खाने को देंगे? यह सब ढकोसला है। अपनी बेटी को पढ़ाओ लिखाओ, उसे अपने पैरों पर खड़ा करो। एक क्या, 1000 लड़के तेरी बेटी का हाथ मांगेंगे। निमकी पर अलका की बातों का असर हुआ। अपने आंसू पोंछे। कमरे में रखी लालटेन की रोशनी रह रहकर तेज हो उठती तो कभी मध्यम। शायद तेल कम हो गया था। एक मरघट सा सन्नाटा छाया हुआ था। रह रहकर अलका के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ जाती। बहन जी, जानती हैं हमारी माँ ने हमारा नाम निमकी क्यों रखा था? निमकी के चेहरे पर मुस्कुराहट के भाव थे। क्यों? अलका का स्वर किंचित धीमा था। 3 भाई बहनों के लगातार मरने के बाद मेरी माँ ने मुझे एक नाई को जन्म के साथ ही दे दिया था। फिर दमड़ी देकर खरीदा। तभी से उस नाई ने मेरा नाम मेरी माँ के दिए नाम से निमकी रख दिया। कहते कहते निमकी की आंखें भीग गईं। वह कहती रही, दीर्घायु होने के लिए मेरी माँ ने कोहनी के बल 5 कोस चलकर शीतला माँ का दर्शन किया था। उसका गला अवरुद्ध हो गया। इतने जतन से पाल पोस बड़ी हुई थी तो तकदीर में ऐसा खोटा पति मिला। रात के 10 बज रहे थे। कचहरी से लौटकर आने पर पता चला कि अलका शाम से गई अभी तक लौटी नहीं। बाबू से पूछने पर पता चला कि वह निमकी के यहाँ गई है। मैं बाबू को डांटा। इतनी रात गए अकेली औरत, जाकर पता नहीं लगा सकते थे? उलझकर वक्त जाया करने से अच्छा था कि मैं स्वयं निमकी के घर जाकर पता लगाऊं। मुझे देखकर अलका की जान में जान आई। वह बुरी तरह से डरी हुई थी। तुम आ गए? चेहरे पर हवाइयां क्यों उड़ रही हैं? सब ठीक तो है? निमकी कैसी है? मैं निमकी के करीब गया। इससे पहले अलका कुछ कहे, निमकी की बंद होती हिचकी हकीकत का बयां कर रही थी। बेपर्दा होने का गम बर्दाश्त ना कर सकी निमकी। अलका भर्राए स्वर में बोली। लालटेन बुझ चुकी थी। निमकी का इस तरह जाना हम दोनों को गमगीन कर गया। उस रात मुझे नींद ना आई। मैं करवटें बदलते निमकी के बच्चों के भविष्य के बारे में सोचता रहा। मेरे करीब लेटी अलका की मनोदशा लगभग ऐसी ही थी। काफी विचार मंथन के बाद मैंने अपने मन की बात अलका से कहा। तुमने मेरे मन की बात कह दी। अलका खुश होते हुए बोली। शुभ काम में देरी कैसी? चलकर जगत से बात करते हैं। अलका ने मेरे प्रस्ताव पर सहमति जताई। मैं अलका के साथ दूसरे दिन निमकी के घर पहुंचा। फिर हमने इस विषय पर बात की। रानी को आप पालेंगे? जगत तनिक आश्चर्य से बोला। हाँ, उसे पढ़ा लिखा कर स्वावलंबी बनाऊंगी। अलका बोली। बेटी आपके हाथ सौंप कर
क्या बिरादरी में नंगा होना है? जगत के चेहरे पर अजीब से भाव तैर गए। इसमें नंगा होने की क्या बात है? मैंने आश्चर्य से जगत की ओर देखा। कैसे नहीं है? लड़की जात है, कुछ भी कर सकते हैं। जगत इतना पतित हो सकता है, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। अपनी बेटी को लेकर इतना कुत्सित विचार। मेरा मन खिन्न हो गया। मैं तत्काल अलका को लेकर वापस आ गया। अलका ने भी तब रानी को अपनाने का विचार मन से निकाल दिया। दूसरे दिन जगत मेरे पास आया। मैंने उसे फाटक से ही लौटाना चाहा। वह कहने लगा, आप लोग रानी को ले जा सकते हैं। इस कथन पर मैंने उसे अंदर बुलाया। बशर्ते 10,000 रुपए मुझे दे दीजिए। भद्दी सी मुस्कान उसके होठों पर फैल गई। जी किया ऐसे जलील आदमी को अभी धक्के मार कर निकाल दूं, पर चुप ही रहा। उसे जाने को कह दिया। वह चला गया। कुछ दिनों बाद रानी मेरे पास आई। उसका चेहरा ऐसा हो गया था मानो असमय किसी ने खेलने वाले फूल को मसल दिया हो। मेरा दिल पसीज गया। पूछने पर बताने लगी, बापू अक्सर हम भाई बहनों को पीटते हैं, ठीक से खाना नहीं देते हैं। उसकी आंखें छलछला आईं। अलका से रानी की हालत देखी न गई। बोली, तू यहां रहा कर। जगत आएगा तो मैं उसे संभाल लूंगी। बापू के नाम से वो तनिक हिचकिचा गई। फिर भी वह मेरे इस आश्वासन पर कि कुछ नहीं होगा, वह रुक गई। शाम के वक्त मैं जैसे ही कचहरी से आकर कपड़े बदल रहा था, फाटक पर कुछ लोगों की भीड़ लगी हुई थी। वे लोग फाटक पीट रहे थे। हड़बड़ाकर शंकाग्रस्त मैं फाटक तक आया। देखा 8 लोग लाठी लिए खड़े थे। भावी अनिष्ट की कल्पना मात्र से मैं सिहर उठा। वकील साहब, फाटक खोलिए, एक ने कहा। उसके स्वर में आक्रोश स्पष्ट था। क्यों? आप लोग चाहते क्या हैं? तब तक अलका भी आ गई। मैंने उसे अंदर रहने का इशारा किया। आप रानी को उठा लाए हैं। भीड़ से आवाज उभरी। नहीं, वह स्वयं आई है, वे ऊंची आवाज में बोले। तभी अन्य लोग भी फाटक जोर जोर से पीटने लगे। वह फाटक खोलने के लिए मजबूर कर रहे थे। हार कर मैंने खोल दिया। जो होगा देखा जाएगा। सामने शिवराम, कलुआ और जगत थे। यह सब उसके पड़ोसी थे। हमारे बिरादरी की लड़की दूसरी बिरादरी में पलेगी? शिवराम गुस्से में बोला। हर्ज ही क्या है? मेरा जवाब था, क्या हम इतने गए गुजरे हैं कि अपनी बिरादरी को लड़की को भी ना पाल सकें? या हम सबके लिए डूब मरने वाली बात होगी? क्यों भाइयों? कलुआ की उत्तेजना भरे कथन पर सभी ने संवेद स्वर में सहमति जताई। बेकार की जहमत मोल लेने से अच्छा मुझे बला टालना तर्क संगत लगा। सभी जाने लगे। जगत रानी को ऐसे खींच रहा था जैसे कसाई रस्सी को। वह तेज स्वर में रोए जा रही थी। हम दोनों विवश थे। अलका और मैं अपने कमरे में आ गए। मेरा मन विषादग्रस्त था, यह सोचकर कि इनमें से कोई निमकी के बच्चों की मदद नहीं करेगा। सिर्फ जातिगत दंभ के चलते ये ऐसा कर रहे थे। यह कैसा इंसाफ है जिसमें एक निर्दोष बालिका पिसे? द्वेष मुझसे हो सकता है, लेकिन उस धर्म से क्यों जो मानव हित से जुड़ा हो? कई वर्ष गुजर गए। इस बार जो मेहरी रखी थी वह वक्त की बड़ी पाबंद थी। समय से आती, समय से जाती, मानो यह पाबंदी उसके रक्त में घुली थी। उसके इस गुण का बखान जब मेरी बहू ने किया तो अनायास मेरे स्मृति पटल पर निमकी का चेहरा उभर गया। साहब जी, दरवाजा बंद कर लीजिए, बर्तन मांज दिया है, कहकर जैसे ही वह मेरे सामने से गुजरी, मेरे मुख से सहसा ही निकल गया, रानी। अपनी उम्र से कहीं ज्यादा लग रही थी रानी। जिम्मेदारियों ने उसे असमय बूढ़ी बना दिया था। उसकी सूनी मांग ने तो और भी मुझे वेदना से भर दिया। विश्वास नहीं हो रहा था कि यह वही रानी है जिसे लेकर मैं व अलका ने उसके सुनहरे भविष्य के सपने बुने थे। सोचकर मैंने लंबी सांस ली।
साहब जी, मैं तो आपको पहचानती थी, तनिक मुस्कुराते हुए बोली। तो बोली क्यों नहीं? किंचित मेरे स्वर में नाराजगी का पुट था। ऐसे ही हिम्मत नहीं हुई। वह आगे कहने लगी, बापू शराब के नशे में ट्रक से कुचले गए। तभी से मैं छोटे भाई बहनों के पेट के लिए बर्तन मांजने लगी। बड़ा भाई था, जिसे पास पड़ोस के लोगों ने गांजा की लत लगा दी। वह दिन भर नशे में धुत किसी कोने में पड़ा रहता। धीरे धीरे उसका शरीर बगैर खुराक के गलने लगा। फिर एक दिन बापू की तरह वह भी चल बसा। घर में कोई मर्द ना रहने की वजह से पड़ोस के लोगों ने जमीन से भी बेदखल कर दिया। एक दिन तो कहकर वह शून्य में देखने लगी। मैंने उसका मौन तोड़ा। क्या हुआ? उसकी आंखें पनिया गईं। रूधे कंठ से कहने लगी, शिवराम का लड़का सोहन मेरी इज्जत लेने पर उतारू था। तेरी बहनों का क्या हुआ? छोटी वाली तो टीबी से मर गई। मझली किसी के साथ भाग गई। बच गई मेरे बाद वाली। कहकर कुछ छुपाने की कोशिश करने लगी। मैंने उसे निसंकोच भाव से अपनी बात कहने के लिए उकसाया। वह बंगले वाले साहब के साथ कहीं चली गई। कहाँ? साहब कहीं दूसरी जगह तबादला हो गया वहीं। जाने क्यों दिया जवान लड़की को? क्या करें साहब, आने के लिए तैयार ही ना थी। बहुत समझाया। कहने लगी, साहब के साथ रहूंगी तो 2 जून का खाना व कपड़ा मिलता रहेगा। साहब की बीवी ने ऐतराज नहीं किया। मुझे तनिक आश्चर्य हुआ। करती भी कैसे? साहब उन्हें जब तब मारते पीटते। वह दबी सहमी उनसे बहुत खौफ खाती थी। एक दिन तो साहब ने उन्हें छोड़ने तक की धमकी दे दी। मेम साहब रोने लगी। मैं सोचने लगा, एक स्त्री को पुरुष का संबल क्या सचमुच जरूरी है? क्या बगैर पुरुष अकेली स्त्री इस अश्लील समाज की कुदृष्टि से नहीं बच सकती? वह कहती रही, साहब जी, हम तो अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, लेकिन वह साहब तो पढ़े लिखे हैं। उनकी मेम साहब पढ़ी लिखी हैं। वह क्यों नहीं उनका प्रतिरोध करती हैं? क्यों सहती हैं उनका जुल्म? एक अशिक्षित मगर समझदार रानी के कथन से मुझे लगा कि जैसे किसी ने मेरे पूरे शरीर को झकझोर कर रख दिया हो। मेरे सिर पर असंख्य हथौड़े बरसने लगे। इस कटु सत्य से मैं निरुत्तर था। मेरी जुबान तालू से चिपक गई। क्या जवाब दूं? यही कि हमारा समस्त ज्ञान महज किताबों तक सीमित है। हमारी आधुनिकता एक स्वांग भर है। असल जिंदगी में हम हर पुरुष जगत हैं और हर स्त्री निमकी। कब टूटेगा यह रूढ़िवाद? कब हटेगी यह मिथ्या की चादर जिसे ओढ़कर पुरुष सदियों से स्त्री का शोषण करता रहा है? बड़ी मछली को अपनी ही जाति की छोटी मछली को निगलने का हक कब तक मिलता रहेगा? अभी आप सुन रहे थे कहानी निमकी। आशा है कि यह कहानी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो मुझे प्रोत्साहित करने के लिए लाइक करें, अपनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। और अगर आप इस परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं जिससे आगे आने वाली हर कहानियाँ आपको समय पर मिलती रहें। फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सभी अपना खास ख्याल रखें।